बात करेंगे बजट एक्सपेंडिचर। आप पढ़ चुके हैं कि गवर्नमेंट बजट के दो कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है बजट रेवेन्यू, दूसरा है बजट एक्सपेंडिचर। तो आज के वीडियो में हम लोग बजट एक्सपेंडिचर, बजट व्यय के विषय में पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि बजट में एस्टीमेटेड एक्सपेंडिचर और एस्टीमेटेड रेवेन्यू के बारे में बताया जाता है। तो बजट एक्सपेंडिचर में हमें ये पता चलता है कि सरकार आगामी फाइनेंशियल ईयर में किन किन मदों पर कितना कितना खर्च करने जा रही है। सरकार तरह तरह से खर्च करती है। सरकार के कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिनसे कोई नई एसेट्स क्रिएट हो जाती हैं। जैसे सरकार ने डिसीजन लिया कि इस साल बजट में 10 नए स्कूल बनवाए जाएंगे, 50 नए हॉस्पिटल्स खुलवाए जाएंगे, 4 नए डैम बनवाए जाएंगे। तो दूसरी तरफ गवर्नमेंट ये भी तय करती है कि हमने जो पिछले वर्षों में लोन लिया है उसका रिपेमेंट कर दें, प्रिंसिपल अमाउंट का भुगतान कर दें, या हम पिछले वर्षों में लिए गए लोन पर इंटरेस्ट का पेमेंट कर दे। तो तरह तरह से सरकार खर्च करती है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस प्रशासन, डिफेंस, तरह तरह के कामों पर, मदों पर सरकार को खर्च करना पड़ता है। तो सरकार जो भी कुछ एक्सपेंडिचर करती है, इन सब को हम दो हेड्स के अंदर कैटेगराइज करते हैं। एक कहलाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व व्यय, और दूसरा कहलाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर या पूंजीगत व्यय। सबसे पहले हम बात करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व व्यय क्या होते हैं। अब बेटा, आप लोगों ने जब रिसिप्ट पढ़ा था तो आपने यही दो तरीके की रिसिप्ट पढ़ी थी। आपने पढ़ा था रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर आपको जानना है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से मतलब होता है कि ऐसे एक्सपेंडिचर, ऐसे खर्च जिनको करने से सरकार के लिए डू नॉट क्रिएट एनी फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट। सरकार ने खर्च तो किया, लेकिन उस खर्च से सरकार के लिए ना तो कोई फिजिकल एसेट तैयार हुई है और ना ही कोई फाइनेंशियल एसेट तैयार हुई है। फिजिकल एसेट से मतलब होता है कि कोई भी परिसंपत्ति, कंस्ट्रक्शन, रोड का कंस्ट्रक्शन, डैम का कंस्ट्रक्शन, रेलवे ट्रैक, ओवर ब्रिज, स्कूल, कॉलेजेज, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा, तो वो कहलाती हैं फिजिकल एसेट्स। और फाइनेंशियल एसेट का मतलब होता है वित्तीय परिसंपत्ति। और फाइनेंशियल एसेट या वित्तीय परिसंपत्ति से तात्पर्य यह है कि यूनियन गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को या यूनियन टेरिटरीज को या अन्य देशों की सरकारों को जो उधार दिया है, उस उधार का डॉक्यूमेंट जो है वो हमारा क्या कहलाता है, फाइनेंशियल एसेट्स। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होंगे? ऐसे एक्सपेंडिचर जिनसे सरकार के लिए कोई एसेट क्रिएट ना हो। वो ना तो कोई फिजिकल एसेट है और ना ही कोई फाइनेंशियल एसेट होगी। दूसरा क्या होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होने के लिए? दूसरी जो विशेषता है वो ये है कि डू नॉट कॉज एनी रिडक्शन ऑफ लायबिलिटी। सरकार ने खर्च तो किया है, लेकिन उस खर्च से सरकार की किसी लायबिलिटी में, देयता में, बोझ में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? दैट एक्सपेंडिचर्स व्हिच डू नॉट क्रिएट एनी एसेट फॉर द गवर्नमेंट or do not cause any reduction of the liabilities of सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ऐसे खर्च को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से जानते हैं। अब हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट आइटम्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सरकार किन किन मदों पर खर्च कर रही है जिनसे सरकार के लिए ना तो कोई एसेट्स का क्रिएशन हो रहा है और ना ही सरकार की लायबिलिटी में किसी प्रकार की कोई कमी आ रही है। सबसे पहला होता है इंटरेस्ट पेमेंट, ब्याज का भुगतान। पिछले वर्षों में सरकार ने जो कुछ भी उधार लिया है, बोरोइंग्स की हैं, वो चाहे देश के अंदर की बोरोइंग्स हों या देश के बाहर की बोरोइंग्स हों, उन पर जो ब्याज होता है, ब्याज का पेमेंट करना, इससे सरकार की न तो लायबिलिटी में कमी आती है और ना ही सरकार के लिए कोई एसेट क्रिएट होती है।
जब तक आप प्रिंसिपल अमाउंट का रिपेमेंट नहीं कर देंगे, जब तक आप मूलधन वापस नहीं कर देंगे, तब तक हर महीने इंटरेस्ट पेमेंट देना ही पड़ता है, यानी किसी प्रकार की कोई लायबिलिटी में कमी नहीं आती है। दूसरा होता है वेज बिल, मजदूरी बिल। सरकार के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें बहुत सारे कर्मचारी जॉब कर रहे हैं, उन सबको हर महीने सैलरी, वेजेज एंड सैलरी देनी पड़ती है। तो जो भी सरकार का वेज बिल होता है, मजदूरी बिल होता है, वह भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। क्यों? क्योंकि इससे न तो लायबिलिटी में कमी आती है, इस महीने दिया अगले महीने फिर देना पड़ेगा, हर महीने देना पड़ेगा वेजेज एंड सैलरी, और ना ही इससे सरकार के लिए कोई फिजिकल या फाइनेंशियल एसेट बनती है। थर्ड होता है सब्सिडीज, आर्थिक सहायता। सरकार कंज्यूमर्स को, प्रोड्यूसर्स को जो सब्सिडी देती है, इस सब्सिडी से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कमी आती है, गरीब वर्ग के लोगों का वेलफेयर बढ़ता है, परंतु इससे सरकार की न तो कोई लायबिलिटी में कमी आती है और ना ही सरकार के लिए किसी प्रकार की कोई एसेट क्रिएट होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिफेंस। डिफेंस पर सरकार को बहुत खर्च करना पड़ता है। आप जानते हैं कि हमारे देश को एक तरफ से चाइना और दूसरी तरफ से पाकिस्तान, दोनों से ही हमेशा सुरक्षा का भय बना रहता है, इसलिए डिफेंस पर बहुत ह्यूज अमाउंट में गवर्नमेंट को खर्च करना पड़ता है। और डिफेंस पर जो भी खर्च करती है गवर्नमेंट, इससे न तो लायबिलिटी में कमी आती और ना ही कोई उसकी फाइनेंशियल या फिजिकल एसेट्स बनती हैं। अब आपके मन में यहाँ विचार आता होगा कि इस आर्मी ने जो भी टैंक खरीदे, मिसाइल्स खरीदी या जो जहाज़ खरीदे विदेशों से, अमेरिका से, रशिया से जो हम बड़े बड़े जहाज़ खरीदते हैं या जो भी खरीदते हैं, वो आपके हिसाब से आपको लग रहा होगा कि वो एसेट्स ही तो हैं। नहीं बेटा, उसको हम एसेट्स में इसलिए शामिल नहीं करते हैं क्योंकि उनसे किसी प्रकार का कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा होता है। अगर एक नया स्कूल बिल्डिंग बन गई तो उससे सोशल वेलफेयर बढ़ेगा, वो एसेट क्रिएट हुई। लेकिन डिफेंस पर जो हम खर्च करते हैं ये अनप्रोडक्टिव खर्च होता है। अगर हमारे इतने दुश्मन ना हो तो हमें डिफेंस पर उतना खर्च नहीं करना पड़ेगा, और डिफेंस पर खर्च ना करके उन्हीं पैसों को बचाकर हम हेल्थ, एजुकेशन जैसे प्रायोरिटी सेक्टर्स पर खर्च कर सकते थे। लास्ट पॉइंट है हमारा बेसिक सर्विसेज, जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं जैसे हेल्थ फैसिलिटीज़, एजुकेशन फैसिलिटीज़, इन सब पर जो सरकार खर्च करती है, ये सब हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आता है। क्योंकि हेल्थ, एजुकेशन, इन सब पर जितना भी सरकार खर्च करेगी, पुलिस प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर, कोर्ट, इन सब पर जितना भी खर्च किया जाता है, ये सारा का सारा खर्च हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आता है। क्योंकि ये खर्च हमें हर महीने या हर साल बराबर करना ही पड़ता है, ये नहीं कि एक बार बना दिया तो ख़त्म हो जाए। तो ये है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब हम बात करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय किसे कहते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय, इसकी भी वही दो विशेषताएं हैं। पहली क्या है कि ऐसे खर्चे जिनको करने से सरकार के लिए कोई एसेट क्रिएट हो जाए, वो चाहे फिजिकल एसेट हो या फाइनेंशियल एसेट हो। तो अगर एसेट का क्रिएशन हो रहा है, नंबर 1, और नंबर 2 क्या है, रिडक्शन ऑफ लायबिलिटी, सरकार की देयता, सरकार का बोझ, सरकार का बर्डन कम हो रहा है, और सरकार या तो देयता में कमी आए या सरकार के लिए एसेट्स का क्रिएशन हो, तो इस प्रकार के खर्च को कहा जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम किन किन चीज़ों को शामिल करेंगे उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला क्या होता है, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन वर्क। जितना भी लोक निर्माण का कार्य हुआ है, कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ है, वो चाहे रोड का कंस्ट्रक्शन हो, डैम का हो, रेलवे ब्रिज का हो, ओवर ब्रिज हो, या थर्मल पावर स्टेशन हो, स्कूल बिल्डिंग्स हो, इन सारा जितना भी कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, इन सब से सरकार के लिए क्या होता है, एसेट क्रिएट होती है। कैसी एसेट क्रिएट हुई है, फिजिकल एसेट, भौतिक परिसंपत्तियों का निर्माण होता है। सेकेंड क्या, एक्सपेंडिचर ऑन मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स। जो भी सरकार साल वर्ष के दौरान नई मशीन्स परचेज करेगा, इक्विपमेंट्स परचेज करेगा, जिनकी हेल्प से वो और ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा, वो सारी चीज़ें क्या करती हैं, एसेट क्रिएट करती हैं। अगला होता है परचेज ऑफ शेयर्स। किसी
कंपनी के कोई शेयर्स बिक रहे थे, देश के अंदर की कंपनी थी या विदेशी कंपनी थी, एमएनसी थी या देश की थी, कोई भी हो, अगर वो कंपनी अपने शेयर्स बेच रही है और सरकार ने उन शेयर्स को परचेज कर लिया है, तो इससे सरकार के लिए फाइनेंशियल एसेट्स क्रिएट हो जाती हैं। तो जब एसेट्स क्रिएट हुई तो ये क्या हो गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगला होता है लोन्स प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, या फॉरेन गवर्नमेंट्स। हमारे देश की सरकार, हमारी यूनियन गवर्नमेंट सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को लोन दे सकती है, यूनियन टेरिटरीज यूटीज को दे सकती है, या विदेशी सरकारों को अगर आवश्यकता है तो उन्हें भी लोन दे सकती है। लोन देने से क्या होता है कि सरकार की फाइनेंशियल एसेट्स क्रिएट हो जाती हैं। सरकार जब चाहेगी तब उन्हें वापस ले लेगी विद इंटरेस्ट। तो ये एक तरीके से सरकार की एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स क्रिएट हो जाएंगी। इसलिए लोन जो कि सरकार ने दिया है वो आपका कहलाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम जो आखिरी पॉइंट है वो है हमारा रीपेमेंट ऑफ लोन्स। आप देखें, कंफ्यूज्ड मत होइएगा बेटा, इसके ठीक पहले आपने क्या किया, पढ़ा है लोन्स गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड अदर सो मेनी थिंग्स। और यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं? रीपेमेंट ऑफ लोन्स। सरकार दोनों काम करती है। सरकार ने जो कभी पहले उधार लिए थे आज उनका रीपेमेंट करेगी। जब सरकार रीपेमेंट कर देगी यानी उनका भुगतान कर देगी, तो इससे क्या होगा? सरकार की जो लायबिलिटी थी वो समाप्त हो जाएगी। जब हमने रीपेमेंट ऑफ लोन कर दिया, लोन का पुनर्भुगतान कर दिया, तो इससे हमारी लायबिलिटी, देयता, बोझ, बर्डन में कमी आ जाएगी और अगले वर्ष में हमें इस पर इंटरेस्ट का पेमेंट भी नहीं देना पड़ेगा, यानी कि हमारा बर्डन कम हो जाएगा। इसके पहले आपने क्या पढ़ा? लोन्स गिवन बाय स्टेट गवर्नमेंट, गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जब सरकार दूसरों को उधार देती है तो उससे सरकार के लिए फाइनेंशियल एसेट्स क्रिएट हुई थी, और जब सरकार ने रिपेमेंट ऑफ लोन किया तो इससे सरकार की लायबिलिटी में कमी आई। इसलिए ये दोनों ही हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट माने जाते हैं। बच्चों, जो गवर्नमेंट बजट का एक्सपेंडिचर है उसे दो और रूपों में भी परिभाषित किया जाता है। एक कहलाता है प्लान एक्सपेंडिचर, योजनागत व्यय, और दूसरा कहलाता है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, गैर योजनागत व्यय। प्लान एक्सपेंडिचर से मतलब ये है कि जो हमारे देश में पहले पंचवर्षीय योजनाएं बनती थी, पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत, 5 ईयर प्लान्स के अंतर्गत जो कुछ भी एक्सपेंडिचर किया जाता था वो प्लान एक्सपेंडिचर था, और उन योजनाओं के अलावा बाकी जो खर्च किए जाते थे वो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होते थे। परंतु अब हमारे देश में जब से कि नीति आयोग आ गया है, अब 5 ईयर प्लान्स ही नहीं बन रहे हैं, इसलिए ये प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का जो डिवीज़न है अब वो इम्पॉर्टेंट नहीं रहा। इसलिए सरकार कहीं ना कहीं इसको धीरे धीरे किताबों से हटा देगी। ओके बच्चों, थैंक यू। बच्चों, जरा हम बात कर लें प्रश्न कैसे आएगा एग्जाम में। बोर्ड में यहाँ भी आपसे यही पूछा जाएगा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, उसकी क्या कौन कौन सी 2 विशेषताएं हैं बताइए, या कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है इसको डिफाइन कीजिए, या आपसे सीधे सीधे पूछेंगे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या अंतर होता है। तो अंतर आप एसेट क्रिएशन और रिडक्शन ऑफ लायबिलिटीज़ को लेकर बताएंगे। उसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए, आपसे को दे दिया कि इंटरेस्ट पेमेंट ये किस तरीके का एक्सपेंडिचर है और क्यों, या आपको दे दिया डिफेंस पर किया गया खर्च ये किस तरीके का एक्सपेंडिचर है और क्यों, या आपको कोई जो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर्स थे उनमें से कोई भी चीज़ दे दी गई, रिपेमेंट ऑफ लोन्स किस प्रकार का एक्सपेंडिचर है और क्यों। तो इस तरीके से आप इस चैप्टर को तैयार करिएगा। ओके बेटा।